और अब हमारे साथ में बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं पंडित विनय तिवारी, ब्राह्मणों की आवाज उठाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है विनय तिवारी जी न्यूज वन इंडिया पर। पंडित विनय तिवारी जी, बहुत ही कम समय में आप बहुत एक्टिव हुए, एक बड़ा काफिला आज आपके साथ में है, लोगों का जन समर्थन आपके साथ में है। आज आप ब्राह्मणों में युवा चेहरे के तौर पर हीरो बन गए हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद पहले आपको इसके लिए। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में ये लव जिहाद का मुद्दा बहुत ज्यादा उठा रहा, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि चर्चा की शुरुआत आपसे इसी लव जिहाद को लेकर करती हूँ। सरकार ने फैसला किया कि हम लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आ रहे हैं और उसके लिए पहला कदम बढ़ाया, अध्यादेश सरकार लेकर आई है। और आज जैसा कि सीएम योगी ने कहा भी कि अब लव जिहादियों की खैर नहीं। पहली प्रतिक्रिया क्या है? ब्राह्मण राजनीति आप करते हैं, उस लिहाज से इस फैसले को कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं आप? देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि महिलाओं के सम्मान को देखते हुए सरकार ने एक अहम फैसला लिया है और इस टाइप के फैसले सराहनीय होते हैं। मुझे लगता है कि सबको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन जिहाद, लव और जिहाद अगर हम अलग अलग करके देखें तो जिहाद एक ऐसा शब्द है कि जो कुरान में लिखा गया है कि जैसे हमारे अंदर जो भी बुराई है उस बुराई को दूर करने के लिए जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जिहाद को अपने अंदर लाया जाता है। ये जो भी मुसलमान हैं उन मुसलमानों को ये पढ़ना चाहिए। अज्ञानता के अभाव में वो इसको दूसरा रूप देते हैं। जब से बाबर आया, बाबर के समय से जिहाद को दूसरे में देखा गया कि अन्य दूसरे धर्मों का नष्ट करोगे तब तुम्हारा धर्म जैसे प्रभावशाली होगा या मजबूत होगा। इसलिए जो आप ये कह सकते हैं कि समाज में विकृत महत्वाकांक्षा के लोग हैं या समाज द्रोही लोग हैं, ऐसे मुसलमानों की अगर चर्चा आप न करें तो जो हमको लगता है कहीं ना कहीं जो कुरान पढ़ता है या कुरान को जानता है उसमें जिहाद को स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जिहाद का मतलब फिर वो किसी धर्म से प्रेरित नहीं रहता है, किसी धर्म से उसका मतलब नहीं रहता है। जिहाद जो है वो मात्र एक ऐसा शब्द है कि हमारे अंदर की बुराइयों को दूर करके और एक इंसान हम बन जाएं, हम मानवतावादी बने, न कि जातवादी बने न धर्मवादी बने। लेकिन का फैसला कैसा है? सरकार ने सरकार ने जो मैंने कहा ना कि जो बाबर से जुड़े हुए लोग हैं, जो बाबरवादी हैं, आप ये कह लीजिए, इस्लामवादी मत कहिए या इस्लाम से जुड़े मत कहिए, जो बाबरवादी हैं, जो बाबर के अपने आप को वंशज मानते हैं, बोल रहे हैं, जो बाबरवादी हैं, मैं किसी की जुबान नहीं बोलता। नहीं, आप समाजवादी पार्टी की जुबान बोल रहे हैं। मैं किसी पार्टी की जुबान नहीं बोलता। आपको बता दूं पूजा जी कि पंडित विनय तिवारी अपने खर्चों से चलता है, अपने कमाई के खर्चों से चलता है, अपने कमाई से समाज की सेवा करता है। किसी पार्टी या किसी राजनीतिक दल या किसी नेता के दिए हुए खर्च से नहीं चलता है। आपकी मुलाकातें तो कुछ यही बताती हैं। मुलाकात तो हमारी आप देख लीजिए, यादव से पिछले कुछ दिनों में बड़ी मुलाकातें हुई हैं। नहीं, आप उस पर भी टिप्पणी करिए ना कि जब हमारी मुलाकात मनोज तिवारी जी से होती है, जब हमारी मुलाकात योगी आदित्यनाथ जी से होती है, जब हमारी मुलाकात सतीश मिश्रा जी से होती है, मुलाकात किसी से करने में क्या बुराई है? हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी चलाती है, विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं, लेकिन उसी हिंदुत्व एजेंडे को साधने के लिए विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ये लव जिहाद के खिलाफ में कानून लेकर आते हैं। पर आप बाबरों की बात कर सकते हैं, आप बाबर की बात कर सकते हैं, आप बाबरवादी तमाम नीतियों की बात कर सकते हैं, लेकिन आप खुलकर ये नहीं कहते कि एक कौम में जो इस तरह के लोग हैं उस कौम को लेकर कुछ बोल नहीं पा रहे। इसका मतलब तो यही मैंने बहुत खुला कहा, आप शायद समझ नहीं पाई कि देखिए हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जो बाबरवादी विचारधारा के हैं, आखिर हमारे देश को सरकार इसमें ये संदेश देने की कोशिश करे कि हिंदुत्व का ख्याल रखने वाला कोई है तो वो बीजेपी है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि वास्तविक रूप में अगर देश का हर एक मुसलमान गलत है तो फिर भारतीय जनता पार्टी में जो मुसलमान बैठे हैं वो सही कैसे हैं? वो दूध के धुले कैसे हो सकते हैं? हम मुसलमानों को गलत बुक्कल नवाब जैसे मुसलमानों को अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी में रखती है, अपने पार्टी में लेती है, तो वो कैसे दूध के धुले हो सकते हैं? और झंडा है वो उसको बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये लव जिहाद के खिलाफ कानून उसी का ही एक उदाहरण है? नहीं, उदाहरण देखिए, उदाहरण तो देना अगर कोई चाहे तो तमाम तरीके के उदाहरण समाज में हैं और कहीं ना कहीं पब्लिक समझती है। तो मतलब सरकार ने फैसला सही नहीं उठाया या मतलब क्या है? नहीं, ये फैसला मैंने पहले ही कहा कि नारी के सम्मान में या नारी हितार्थ जो है या सरकार ने जो फैसला लिया है यह फैसला कहीं ना कहीं सही है, फैसला बढ़िया है। इस फैसले का मैं सराहना करता हूं और समर्थन भी करता हूं।
अच्छा, आप सिर्फ नारियों का, ब्राह्मणों का ख्याल नहीं रखते हैं क्या योगी जी? ब्राह्मणों के तो सबसे बड़े अगर विरोधी कहे जाए तो योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट मिल चुका है उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण विरोधी होने का। ऐसा क्यों? सिर्फ विकास दुबे का जो वहां पर नहीं, अगर खात्मा किया जाता है। अगर गोरखपुर से आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, और मुख्यमंत्री के शहर के जस्ट बगल में देवरिया पड़ता है। देवरिया में बरहज विधानसभा है जो गोरखपुर और देवरिया का बॉर्डर है। वहां पर एक ब्राह्मण की काट करके गर्दन गायब हो जाती है, योगी आदित्यनाथ जी हालचाल पूछने नहीं जाते हैं। कमलेश तिवारी जैसे हिंदूवादी नेता की हत्या होती है, योगी आदित्यनाथ जी वहां नहीं जाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है। तमाम ब्राह्मणों की घटनाएं आप उठा करके देखिए ना, विकास दुबे के बाद ही आप खुशी दुबे को उठा लीजिए, विक्रु कांड में ही। मैं जानना चाहता हूं, आप बताएं, आप भी एक महिला हैं पूजा जी, कि खुशी दुबे का क्या दोष है जहां पर कप्तान का स्पष्ट स्टेटमेंट आता है कि आनन फानन में हमसे गलती हो गई और हमने खुशी दुबे को जेल में डाल दिया। आज उस बहन को खून की उल्टी हो रही है। अगर हम उसके लिए न्याय की मांग करते हैं, अगर हम आवाज उठाते हैं, हम क्या गलत करते हैं? अच्छा, क्या ब्राह्मण होना उत्तर प्रदेश में पाप है? विकास दुबे ने गलत किया था कुछ कि नहीं किया था? नहीं, देखिए, हम कह रहे हैं कि किसने गलत किया, किसने सही विकास किया, दुबे पर भी ये बोलिए कोर्ट ना। का नहीं, ये कोर्ट का मैटर है विकास ना। दुबे पर क्यों नहीं बोले? ये कोर्ट का मैटर है। पर दर्ज मुकदमों को नहीं जानते। ये कोर्ट का मैटर है। अगर विकास दुबे गलत था या गलत है, विकास दुबे, मैं ये नहीं कहता विकास दुबे दूध का धुला हुआ है, लेकिन मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये लोग दूध के धुले हैं। अगर दूध के धुले होते तो आज खुशी दुबे जेल के बाहर होती। गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते तो विकास दुबे को भी सेम आप गलत बोलिए ना। गलत को गलत इसलिए नहीं कह सकता। एक एनकाउंटर पर आप सरकार को ब्राह्मण विरोधी करार देते हैं, ये क्या मतलब है? मैं आपसे जानना चाहता हूं पूजा जी कि आप बताएं, विकास दुबे के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ, आप बताएं किसने किया? आपको नाम पता है? आप मुझे नाम बता दीजिए विकास दुबे का। तो आज जुबा जुबा पे नाम है। विकास दुबे के खिलाफ एफआईआर किसने किया, उसका नाम आपको पता है? विकास दुबे के खिलाफ 307 की धारा तत्काल लगाई गई, उसके बारे में आपको पता है? विकास, आपको भी पता होगा कि 307 की धारा तभी लगाई जाती है जब मेडिकल रिपोर्ट आ जाती है। बिना मेडिकल रिपोर्ट आए 307 की धारा सरकार पुलिस कर्मचारियों की नृशंस हत्या कराने वाला विकास दुबे है, ये आपको पता है? नृशंस हत्या क्यों हुई, मैं ये जानना चाहता हूं, क्यों हुई? मैं यही तो जानना चाहता हूं कि आप हत्या को नकार रहे हैं। आप हत्या को नकार रहे हैं। आखिर आप ये कह रहे हैं कि विकास दुबे का उसमें कोई योगदान नहीं। चाहता हूं कि विकास दुबे आप ये कह रहे हैं कि विकास दुबे का कोई योगदान नहीं। आप विकास दुबे सरीखे नेताओं को, आप विकास दुबे सरीखे लोगों को बचा रहे हैं। तमाम बड़े अपराधी ऐसे हैं जिनके ऊपर सैकड़ों मुकदमे दर्ज हैं। आप बनारस के माफिया से उठा लीजिए, जो परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं, माफिया से उठाइए, परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं, तक आइए, आप जो परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं, आप गोंडा के गुंडा तक आइए, आप गोरखपुर के साथ तक आइए। अच्छा, ये बताइए, आप ये बताइए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार को ब्राह्मण विरोधी कहा, तो मुझे ये बताइए कि जो परशुराम भगवान की मूर्ति लगा रहे हैं वो है क्या ब्राह्मणों के पक्ष का? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भगवान परशुराम की मूर्ति लगा देने से या भगवान परशुराम की बहुत बड़ी प्रतिमा लगा देने से भगवान का भला हो सकता है या ब्राह्मणों का भला हो सकता है। अगर मुझे जहां तक लगता है, मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैं किसी का समर्थक नहीं हूं, ना मैं किसी पार्टी का समर्थक हूं, ना मैं किसी नेता का समर्थक हूं। मैं एक स्वतंत्र व्यक्ति हूं। मैं अपने समाज की राजनीति करता हूं। डंके के चोट पे कहता हूं कि मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण समाज की राजनीति करता हूं, क्योंकि ब्राह्मण ही एक ऐसा वर्ग है जिसने सर्वे भवन्ति सुखना, सर्वे संत निरामया, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, ऐसा नारा देने का काम अगर कोई करता है तो ब्राह्मण करता है। यह क्षमता, यह अधिकार और किसी के अंदर नहीं है। मैं जानना चाहता हूं आज आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से, पूजा जी, मैं एक चीज आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूं। आपने तो पूरा दारोमदार अपने कंधों पर नहीं उठा लिया। पूजा जी, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पूरा दारोमदार आपने नहीं लिया। पूजा जी, मैं आज आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से। मुझे लगेगा कि आप उचित जवाब दे करके मुझे और आपके अपने दर्शकों को जरूर संतुष्ट करेंगी। हमारे समर्थक भी इस चीज को जरूर जानना चाहेंगे। हम भगवान राम की भी पूजा करते हैं, हम भगवान कृष्ण की भी पूजा करते हैं, दुर्गा जी की भी करते हैं, शंकर जी की भी करते हैं, हनुमान जी की करते हैं, सबकी करते हैं। हमारे आपके घर में तस्वीरें भी होंगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके घर में या तमाम जो बड़े बड़े चेहरे हैं या योगी जी अपने क्या नाम है मुख्यमंत्री आवास में ही कहीं दिखा दें कि भगवान परशुराम का भी चेहरा है, भगवान परशुराम की भी मूर्ति है। भगवान परशुराम जो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं, महापुरुष बता करके और छुट्टी रद्द कर देते हैं। इससे बड़ा ब्राह्मण विरोधी कृत्य क्या करेंगे आप बताएं? 5 ब्राह्मणों के इनका शासनकाल आते ही ऊंचाहार में जिंदा जला दिए गए ब्राह्मण। इन्होंने क्या किया? अपराधी बता करके केस निपटाने के चक्कर में लगे थे। अगर हम लोग शायद वहां न खड़े होते तो ये उस केस को लिपापोती करके इनके मंत्री उस अपराधी को अपने साथ घुमा रहे थे। आइए दूसरी घटना की अब चर्चा कर दूं आपसे। आज ही के दिन
आज ही के दिन पिछले साल 2019 में बस्ती में खिलाफत कर ब्राह्मण रहे का हैं तो जनेऊ तोड़ करके नाले में फेंक दिया गया था। पिछले उपचुनाव में जो भी हाल ही में उपचुनाव हुए ना, आपसे मैं जानना चाहता हूं, उपचुनाव हुए ना अभी, नहीं हाल ही के उपचुनाव में फिर बीजेपी के ब्राह्मण प्रत्याशी को कौन जितवाता है? नहीं, बीजेपी कितने ब्राह्मणों को टिकट दी थी, आप यही बता दीजिए ना। आप पहले मुझे, जिस सीट पर सभी ने ब्राह्मणों को उतारा, उस सीट पर ब्राह्मण चेहरा किसका जीतता है? बीजेपी का। इसका क्या मैसेज है? वो ब्राह्मण जिन्होंने फिर वोट किया था बीजेपी के प्रत्याशी को, वो कौन से ब्राह्मण थे? और आप अलग ब्राह्मण है, वो अलग ब्राह्मण है क्या? आपको बताऊं, राजनीति के मैंने पहले ही कहा कि कभी भी दो पहलू होते हैं, ये सब लोग जानते हैं, आप लोग भी इसकी चर्चा करते हैं, हम लोग भी बैठ करके देखते हैं कभी दर्शक बनके, कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का कहीं ना कहीं इंटरनली गठबंधन है और बहुत बड़ी राजनीति चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में क्षमता थी, अगर सब ने ब्राह्मण उतारा था, तो ये किसी अदर उतार करके देख लेते, इनको इनकी औकात के बारे में पता चल जाता कि इनकी औकात वास्तविक रूप में क्या है। नहीं, आप इसको इसी दिशा में क्यों देख रहे हैं? जिस सिक्के के पहलू का आप जिक्र कर रहे हैं, उसी सिक्के का एक और पहलू ये भी तो है ना कि ब्राह्मण प्रत्याशी बीजेपी का जीता, और वहां पर क्या ब्राह्मणों ने वोट फिर बीजेपी को नहीं किया, फिर किसी और ने वोट किया था? नहीं, ये तो, और ये तो, अगर ब्राह्मण इतना ही नाराज है, ये बात तो आप ये कह रहे हैं कि बसपा और बीजेपी साथ साथ है, आप कह रहे हैं कि बसपा बीजेपी साथ, अगर बसपा और बीजेपी साथ साथ है तो फिर समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहिए था ना? नहीं, मैं वहां पर एक और भी तो ब्राह्मण प्रत्याशी था। किसी पार्टी का, अगर मैं किसी पार्टी का ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं। आपने क्योंकि बीजेपी बसपा को तो एक कर दिया, तो एक और पार्टी वहां पर थी समाजवादी पार्टी, तो फिर समाजवादी पार्टी का ब्राह्मण प्रत्याशी क्यों नहीं जिताया? मैंने किसी पार्टी को समर्थन नहीं दिया है। जब ब्राह्मण इस साजिश को समझ रहा है, मैंने किसी आप पार्टी ब्राह्मणों को का चेहरा समर्थन बन नहीं रहे दिया, हैं ना, इसलिए किसी पार्टी का आप प्रचार नहीं कर ब्राह्मणों का सकता। चेहरा बन रहे हैं ना। आजकल आप ब्राह्मणों का चेहरा है, आप उनके मसीहा के तौर पर काम कर रहे हैं, आप ये दिखा रहे हैं कि आप ही उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो फिर मुझे ये बताइए ना, हमने पहले ही बता रखा है, आप मुझे ये बताइए कि अगर आपकी इन बातों में, आपके इन तर्कों में इतनी हकीकत है, तो फिर वहां पर जब ब्राह्मण ये बात समझ गया कि जी बीजेपी और बसपा साथ है, तो फिर जिताए ना अगली पार्टी को। फिर क्यों बीजेपी के समर्थन में आ गए? वहां पार्टी स्तर, देखिए पार्टी मैसेज ना जाए कि ब्राह्मण बीजेपी के साथ बात ही नहीं होती है ना। आप भी जानते हो कि कभी भी उपचुनाव, पूजा जी, उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी पार्टी का होता है। ब्राह्मण उसके साथ खड़ा है। उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी पार्टी का होता है। देने की कोशिश नहीं की कि जो लोग कहा करते थे कि ब्राह्मणों के खिलाफ खत्म करके वो ब्राह्मण हमारे साथ खड़ा है। पार्टी को जिताने के लिए अब वो आपको भी पता है कि सारा शस्त्र लगा देते हैं। अभी बिहार में क्या हुआ है, किसी से छिपा नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो ऑलरेडी ये पूर्ण बहुमत में है। बिहार में क्या हुआ है, किसी से छिपा नहीं है। आप बताइए, रिकाउंटिंग करा करके अपने कैंडिडेट्स को जिताया गया। तो आप ये कह रहे हैं बताइए वहां पर कुछ छिपा है? जहां पर अन्य पार्टी शासित, जहां पर सरकार उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी पार्टी का होता है, चाहे किसी की सरकार हो। उपचुनाव हमेशा सत्ताधारी पार्टी का होता है। फूलपुर का उपचुनाव, वहां पर कौन जीता? वहां पर किसको मुंह की खानी पड़ी? अगर सत्ता पक्ष इतना ही ताकतवर है तो सरकार में आने के तुरंत बाद के उपचुनाव बीजेपी क्यों हार गई थी? मैं जानना चाहता हूं कि सरकार में आने के बाद योगी जी क्यों नहीं कहीं से विधायक लड़ गए, एमएलसी बन के क्यों जीते? आप बताइए ना। लड़ गए होते, पता चल गया होता। हमारे वहां तो सीट जो है आपने क्योंकि ये कहा कि उपचुनाव तो सरकार का ही होता है। नहीं, वो लड़ जाते ना। आपने कहा ना कि उपचुनाव सरकार का होता है। अगर उपचुनाव सरकार का ही होता तो फिर उस दौरान में कैसे हार गई थी सरकार उपचुनाव? नहीं, वो सरकार, आप तो राजनीतिक भाषा बोलने लग गए। मैं राजनीतिक भाषा नहीं बोल रहा, लड़ेंगे क्योंकि राजनीति में इंटरेस्ट है। चुनाव लड़ेंगे क्या आप भी? हाँ, चुनाव तो लड़ना है बिना, देखिए पहले क्या है कि चुनाव तो मुझे हर हाल में लड़ना है। गोरखपुर में ही देंगे क्या टक्कर? हाँ एकदम, आप पता कर लीजिए, हमारी तैयारी चल रही है। मतलब आप सीएम योगी से सीधे तो टक्कर मान के चल रहे हैं गोरखपुर में, उनका गढ़ है वो। हमें तो गर्व है कि मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, कहीं से बाहर से तो नहीं आया हूँ। तो गोरखपुर वासी से इतनी फिर आपको नफरत कैसे हो गई? कहाँ हो गए वो? वहाँ पर इतने गोरखपुर वासी कहाँ हो गए? आप बताइए। उनका अपना गढ़ वो गोरखपुर, वो तो हमारे, हमारी देखिए गोरखपुर वालों की देन है कि हमने अपने मठ में उनको जगह दिया। वो गोरखपुर वासी कैसे हो गए? तो फिर हमारे मठ की देन है, हमारे गोरखपुर मठ की देन है कि आज योगी आदित्यनाथ हैं। जिनको आपने इतनी इज्जत दी, जिन योगी जी को आपने इतना मान सम्मान दिया, फिर आज क्यों लगता है कि वो खिलाफ? आज इसलिए लगता है ना, सालों तक गोरखपुर की जनता जिसको जिताती रही और इस बार भी किसी और का चेहरा, सिर्फ नाम योगी जी का, फिर जनता ने वहां उनको जिता दिया। और आप कह रहे हैं कि वहां पर जो मान सम्मान है वो आप लोगों की बदौलत है और आप वहां पर टक्कर देने जा रहे हैं। कह दें कि गोरखपुर ने उनको क्या नहीं दिया, गोरखपुर ने उनको क्या नहीं दिया। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि 4 साल इस सरकार को कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इन्होंने क्या दिया? मेरा एक प्रश्न है, ये जवाब दें कि इन 4 सालों में इन्होंने गोरखपुर को क्या दिया। आपको बताऊं कि अयोध्या से लेकर के जानकी नगर बिहार तक
को जोड़ने वाला रास्ता राम जानकी मार्ग, आज उसकी स्थिति जा करके देखिए। तो इसीलिए समाजवादी पार्टी आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी को कंधे का सहारा देंगे क्या? बारिश के मौसम में तो समाजवादी पार्टी को कंधे का सहारा देंगे क्या विनय तिवारी? मैं किसी को अपने ब्राह्मणों की राजनीति अब समाजवादी पार्टी के जरिए पूरी होगी क्या आपकी? जो ब्राह्मण हित की बात करेगा वही उत्तर प्रदेश पे राज करेगा और उसी से मेरा साथ रहेगा, चाहे वो कोई भी होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत के लिए।